चलो बेटा जल्दी से देखो, लास्ट क्लास के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हीट के बारे में कि हीट क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद में डिस्कस किया था थर्मोमेट्री के बारे में कि डिफरेंट टाइप ऑफ द थर्मोमेट्री होता था, जैसे केल्विन स्केल के बारे में डिस्कस किया था, सेल्सियस स्केल के बारे में डिस्कस किया था, फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। इसके बारे इन तीन चारों के बारे में डिस्कस किया था और उन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं जेई लेवल तक का वो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो टॉपिक डाल दो जल्दी से, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जब भी हम बात करेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो देखो समझने की कोशिश करो। पहले के जमाना में क्या होता था कि लोग हीट को समझना, अरे सुन तो लो, क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई के टाइम में क्या कर रहे हो तुम, है कॉपी निकाल लो, कॉपी तो निकालना है ना, गजब आदमी हो यार। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ कि पहले के ज़माना में हीट को क्या करते थे, एनर्जी कंसीडर नहीं किया जाता था। हमने कल डेफिनेशन लिखाया था ना, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। लेकिन पहले के ज़माना में क्या होता था, हीट को एनर्जी कंसीडर नहीं किया जाता था, ठीक है ना। तो पहले के ज़माना में बोलता क्या था कि हीट कुछ ऐसा चीज़ है जो किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। हीट क्या है, कुछ ऐसा चीज़ है जो बॉडी का टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। बात सही है ना। उसके बाद क्या कर सकता है हीट कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी में, मतलब कि फेज चेंज कर सकता है, मतलब कि अगर आइस है तो उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा बोला गया पहले के जमाना में हीट के बारे में। बट क्या हुआ कि इन 1942 के अंदर में जब हमने बात किया किसके बारे में, एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था मेयर साइंटिस्ट। क्या नाम था उनका, मेयर साइंटिस्ट। इन्होंने क्या बोला कि जो इन्होंने एक रिलेशन बताया कि हीट एंड वर्क आर द इक्विवेलेंट टू ईच अदर, मतलब कि हीट जो है वर्क के बराबर हो सकता है, इन्होंने बताया। बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या आया कि 1943 में क्या आए, एक जूल सर आए जिन्होंने क्या बोला कि मैथमेटिकल रिलेशन जो है इन्होंने किसके बारे में दिया, हीट के बारे में दिया, ठीक है ना। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, तो इन्होंने क्या किया था पहले समझ लो, उसके बाद में क्या करना कि लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर में क्या देखा कि हमने एक ब्लॉक ए को, एम मास का ब्लॉक था जिसको ए को हमने इधर लटका दिया और इधर जो है हमने वाटर के अंदर में एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर में क्या था, ये रोटेट करने वाला एक सिस्टम बना दिया मान लो इसके अंदर में, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। जब हम इसको रोटेट करते थे, ये यानी कि नीचे की तरफ आता था तो ये वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा, इस तरह से घूमेगा, समझ रहे हो। पानी के अंदर में ये ऊपर नीचा करेगा तो रोटेट करेगा। तो इन रोटेशन के कारण क्या देखा कि वाटर जो है कुछ देर के बाद में पानी क्या हो गया है, हीट हो गया है। बात समझ में आया कि नहीं। और पानी का टेम्परेचर बढ़ गया है, रुक जाओ लिखवाएंगे सारी चीजें। पानी का टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तब इन्होंने बोला कि 1 डिग्री टेम्परेचर को, जूल ने क्या बोला और कैलोरी ने क्या बोला कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें 4.186 जूल वर्क कराना पड़ा। किसको, इस ब्लॉक को। तब जाकर के इसके अंदर में 1 जूल क्या हुआ, बोलो 1 डिग्री क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। नहीं समझ में आया क्या। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर वर्क करने के कारण भी क्या होता है, इंक्रीज करता है कि नहीं करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैकेनिकल, मतलब कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो है वो क्या है, वर्क के बराबर है। यानी कि हम बोलेंगे वर्क इज इक्वल टू, यानी कि एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट को जे से डिनोट किया गया और ऊपर बोला गया वर्क और नीचे क्या बोला गया, हीट। तो जे इंटू क्यू बराबर क्या बोला गया, बोलो ना, वर्क। जे को क्या बोला गया, मैकेनिकल, बोलो जल्दी से, क्या, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया। बात समझ में आया कि नहीं आया। सब चीज़ समझ में आ गया है, एवरीथिंग। तो क्या अब हम थ्योरी स्टार्ट कर दे लिखवाना, फिर उसके बाद में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लिखो जल्दी से, इन अर्लियर डेज
in earlier days, in earlier days, in earlier, EARLY, in earlier days, heat was not recognized, RECOGNIZE, heat was not recognized as a form of energy, as a form of energy, as a form of energy. heat was supposed, फिर लिखना पॉइंट बना करके, heat was supposed to be, heat was supposed to be something, supposed, SUPPOSED, supposed to be something, SOMETHING, supposed to be something needed to raise, RAISE, needed to raise the temperature, of a body, to, or लिखना, of a body, or to change its phase, और टू चेंज इट्स फेज। बात समझ में आया क्या तुम लोगों को? क्या बोला गया पहले के, इट्स फेज, PHAAC, फेज का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आइस है तो वाटर में बदल गया तो फेज चेंज हो गया कि नहीं हो गया, और वाटर है फिर आइस में बदल गया तो फेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या कहा गया कि पहले के ज़माना में कि हीट जो है ना वो एनर्जी नहीं है। क्या बोला गया पहले के ज़माना में कि हीट कुछ है जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और क्या बोला गया, या तो बॉडी का क्या कर लेता है, फेज को चेंज करने के लिए काम आता है। ठीक है ना? In 1942, Mayer gave some relation between heat and work. Gave some relation between heat and work, and he said that relation between heat and work, कितना धीरे लिखता है, heat and work, and उसके बाद में लिखना he said that work can be converted into heat. He said that work can be converted into heat. वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगला पॉइंट लिखना, इन 1943 जूल, JOULE, जूल gave mathematical relationship, जूल gave mathematical relationship मतलब क्या हुआ कि 1943 में जूल ने क्या किया कि एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट मतलब वर्क को किसके रिलेशन कर दिया, बोलो ना, मतलब कि हीट का रिलेशन बताया। किसने? बोलो ना, जूल ने। अच्छा, कैलोरी लॉ कहेगा तो वो आगे पढ़ लेंगे। ठीक है ना? पहले बात यहाँ तक समझ में आया तो बोलो यस या नो। आया क्या? फिर इन्होंने क्या बनाया होगा, एक सिस्टम बनाया होगा। जैसे सपोज कर लो हमने क्या किया, इसके अंदर में पानी रख दिया। समझना पहले अच्छे से, फिर हम तुमको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? इसके अंदर में क्या रख दिया हमने, कहने पानी रख दिया। अच्छा, इस पानी को हमने नचाना चालू किया, किसी इक्विपमेंट को डाल करके उसको ऐसे से नचाने लगे। किसी इक्विपमेंट को ऐसे पानी के अंदर में डाल दिया और इधर से खींचेगा तो नाचेगा, इधर से भी खींचेगा तो नाचेगा ना, ऐसे करके के नचाने लगे दोनों तरफ से। जैसे घरों में तुमने देखा होगा, जैसे घी निकालते हैं ना दही से, वो मट्ठे से, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे नचा के निकालते हैं ना। तो जब ऐसे ऐसे नचाने लगे पानी को, तो पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगा, रेज होने लगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? और जब ये बढ़ा तो इन्होंने बोला कि अगर 1 डिग्री
टेम्परेचर बढ़ रहा है ना किसी वाटर का, तो वहां पे हमारा वर्क डन जो कर रहे हैं वो 4.186 जूल कर रहे हैं। बात समझ में आया क्या? तो बना लो इसको एक बार, और इसके बाद में हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट का एक फोटो बना लो ताकि तुमको समझ में आए कुछ इस तरह से। ये क्या है? भीतर घूमने वाला कोई मशीन है जो लगा हुआ है, और इससे क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है। और इधर रस्सी से मान लेते हैं, क्या बांध दिया हम लोगों ने? एक ब्लॉक इधर बांध दिया, और इधर भी एक रस्सी से हमने क्या किया? टाई कर दिया एक ब्लॉक को इधर। बात समझ में आया कि नहीं? अब ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और इससे क्या होगा? ये बोलो ना, रोटेट करेगा। और जब रोटेट करेगा तो टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या बोलेंगे? बोलो ना, टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होगा? बोलो, रेज्ड होगा। जल्दी से लिखो, टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? रेज्ड हो जाएगा। सही समझ में आया क्या? सही समझ में आया तो बोलो, ठीक है ना? तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? व्हेन रोटेशन इज हैपेंड। क्या सही बात है कि नहीं? रोटेशन, ROTATI, रोटेशन विल हैपन, विल प्रोवाइड लिख देते हैं, प्रोवाइडेड, देन सम वर्क इज डन। क्या बोलेंगे? सम वर्क इज डन। ड्यू टू दिस बोलो क्या होगा? हीट डेवलप्ड। सही बात है कि नहीं? डेवलप, सही है ना? ठीक है ना? समझ में तो आ गया ना क्या कहना चाह रहे हैं हम? ठीक है ना? ज़्यादा लिखवाते नहीं है क्योंकि ज़्यादा लिखवाना भी अच्छा बात नहीं है, ठीक है ना? यहाँ तक में कोई डाउट है? बोलो, अगर डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? उधर भी कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, चलो आ जाओ, लिखो व्हेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो व्हेन, WHEN। अब बना ही रहे हो क्या? लिखो लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी बनाओ। ठीक है ना? पॉइंट लिखो फिर से। नेक्स्ट, व्हेन 4.186 जूल। नहीं बन पाया क्या? अपना लिख रहे हो तो हम मिटाने से, मतलब इसको दूसरा करने से अच्छा ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना? आराम से अपना लिखते रहो। लिखो व्हेन 4.186 जूल, when 4.186 joule mechanical work is done, mechanical work is done, then 1 degree temperature, then 1 degree Celsius temperature increase in water, increase in water, ठीक है ना? और फिर बाद में इसी को 1 कैलोरी लिखो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू बोला गया 4.186 जूल, या इसी को 4.2 जूल भी बोला जाता है। बात समझ में आया क्या? ठीक है ना? ठीक है ना? कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है? अब देखो, तो फिर इन्होंने एक लॉ दे दिया होगा। एक लॉ क्या दिया कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट इज इक्वल टू वर्क अपॉन में क्या लिखेंगे? बोलो ना जल्दी से, हीट। इसी का तो रिलेशन दिया इन्होंने कि काम होगा तो हीट होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो, किसके इक्विवेलेंट है? ये हमने समझा दिया था पहले ही, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। बात समझ में आया क्या यहाँ तक? अच्छा, इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? J बराबर W/K
क्यू। तो J इंटू में Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। ठीक है क्या बबलू लोग, ठीक है ना। तो हीट निकालना होगा तब भी निकाल सकते हैं, और हमको क्या W वर्क डन निकालना हो तब भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि हम जो काम करेंगे, मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल चला रहे हो और उस साइकिल से अगर हम उसका पैडल घूम रहा है, जो साइकिल का पैडल घूम रहा है और साइकिल का चक्के नाच रहे हैं, उसके जगह उसी पे क्या रख दे, उसके अंदर में पानी रख दे, तो क्या वो पानी भी गर्म हो जाएगा ना। और जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने काम किया मैकेनिकल इक्विवेलेंट वाला, और मिला क्या हमको, पानी गर्म हो करके, इसका मतलब हीट मिला ना। तब से क्या हुआ कि हीट को एक एनर्जी का फॉर्म बोला गया। वर्क डन क्या है, एनर्जी ही तो है। नहीं आया बात तो अगला लिखो, कैलोरी, CALORIE, हाँ CALORIE, कैलोरी। कैलोरी में लिखना द अमाउंट ऑफ, इसका डेफिनेशन लिखना, द अमाउंट ऑफ, कैलोरी नाम का साइंटिस्ट होगा, इसने दिया अपना चीज़ है। तो द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to, the amount of heat required to raise, RAISE, raise the temperature, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of 1 gram of water, of 1 gram of water by 1 degree centigrade, बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और उन्होंने बोला कि टेम्परेचर शुड बी कहाँ से कहाँ तक वेरी, 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री वाला होना चाहिए। देखो यहाँ से यहाँ तक में कितना डिफरेंस हुआ टेम्परेचर का, 1 डिग्री का हुआ ना। तो इस वाले को कंसीडर करेंगे। अब तुम्हारे अंदर में क्वेश्चन आएगा कि इस वाले को क्यों कंसीडर करेंगे, तो आई विल बी डिस्कस लेटर। अभी चलते हैं आगे, स्पेसिफिक हीट जब पढ़ा देंगे तो वहाँ पे इसके ग्राफ के जरिए हम लोग सिखा देंगे आपको। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, अभी तक नहीं है जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे चाहे कुछ भी करेंगे तो प्रेशर कितना रखेंगे, हमेशा प्रेशर कितना रखेंगे बोलो, 1 atm, क्या कि 1 atm प्रेशर इज द हमारे को मेंटेन करना है। बात समझ में आया कि नहीं है। तो इन सब में प्रेशर तुमसे पूछ दे तो हमेशा कितना बोलोगे, 1 atm प्रेशर। बात समझ में आया क्या। नेक्स्ट हेडिंग डाले, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, मतलब इसको या तो हीट कैपेसिटी बोलो, क्या बोल सकते हैं, हीट कैपेसिटी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, थर्मल कैपेसिटी। लिखो, इट इज डिफाइंड the heat per unit change in temperature. It is defined the heat per unit change in temperature. Heat per unit चेंज इन टेम्परेचर, मतलब हम लोग इसको H से डिनोट करते हैं और ऊपर क्या होगा हमारे लिए बोलो, हीट, और नीचे क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। पहले समझो और फिर आगे बात करेंगे। हीट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और चेंज इन टेम्परेचर को क्या लिखेंगे, डेल्टा T बराबर क्या लिखेंगे, H, और इसी H को क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। बात समझ में आया क्या। बोलो यूनिट क्या होगा, तो हीट का यूनिट क्या होता है बोलो, अभी बताया जूल, क्या कि जूल ने तो इक्विवेलेंट किया था उसको, तो क्या लिखेंगे इसका यूनिट, हीट कैपेसिटी का यूनिट बोलो जल्दी से। तो सर जूल पर केल्विन भी हो सकता है कि नहीं, या किसी ने बोला जूल पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, सही बात है कि नहीं। किसी ने बोला
कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता है कोई, जल्दी से लिखो, ये सारे होंगे। अच्छा, ये जो होगा ये है एसआई यूनिट, याद रखना, जूल पर केल्विन जब बोले तो एसआई यूनिट, और ये जो है अपना सीजीएस यूनिट, और ये वेरियस यूनिट, और भी सारे चीजें यूनिट हो सकता है। अच्छा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल होता है? 4.2 बोल दो, 4.2 जूल, सीधा सा, ठीक है ना, 4.2 भी बोल सकते हो, सही बात है ना, ठीक है ना। कोई डाउट है? बोलो अभी, कोई डाउट है तो बोल दो अभी। देखो अगला पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी नेचर, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर में? बॉडी के नेचर पे। इट्स डिपेंड्स ऑन बॉडी नेचर एंड मास, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी नेचर एंड मास। अभी हम थोड़ा सा और चीज़ें पढ़ाएंगे, फिर इसका एक और रिलेशन है वो बताएंगे, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन बॉडी नेचर एंड मास। कोई डाउट है यहाँ तक में? बोलो। मतलब देखो क्या बोला गया कि अगर हमने, सोचो अगर हमने पानी रख दिया, सुनो यहाँ पे पानी रख दिया, ठीक है, अब हमने रोटेट करना चालू किया, तो पानी रखे थे उस समय उस पानी का टेम्परेचर कुछ रहा होगा, और जब हमने उसको रोटेट कराने लगा तो कुछ देर के बाद थर्मोमीटर उसके अंदर में डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वो टेम्परेचर डिफरेंस जो 1 डिग्री लेना है वो कहाँ पे लेना है? 14.5 से 15.5 के बीच वाला लेना है, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं? क्यों लेना है? आई विल डिस्कस इन द लेटर। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या कुछ कुछ? ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होता है अगर पूछे तो Q बटा में डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? T फाइनल माइनस T इनिशियल, मतलब फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ बच्चा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा, Q क्या है यहाँ पे? तो जो भी हीट राइज होगा या रेज होगा उसी को बोला जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, जल्दी करो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में 5 केजी या mkg या m ग्राम क्या है? पानी है। कितना पानी है बोलो? m ग्राम पानी है। पानी है m ग्राम, समझना पे, मेरे पास में पानी कितना ग्राम है? ये mg बना दिया मैंने, हट यार तुम, मैं भी ना थोड़ा सा सुनो। यहाँ पे हमारे पास में m ग्राम वाटर है, H2O है, ठीक है ना। हमारे पास में m ग्राम वाटर है, ठीक है ना। हमारे पास में टेम्परेचर था T1 पहले शुरू में, और कुछ देर के बाद में इसका टेम्परेचर क्या हो गया? T फाइनल। तो इस m ग्राम वाटर को 1 डिग्री एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा दैट इज स्पेसिफिक हीट। नहीं आया समझ में? नहीं आया। मान लेते हैं कि अब m ग्राम वाटर है, इस m ग्राम मास वाटर को हीट कर दिए। क्या चीज से हीट किए होंगे? मतलब कि हीटर लगा करके किसी तरह से हीट करने लगे। जब ये m ग्राम वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो गया होगा, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया होगा ना, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो लिखो, डेफिनेशन लिखवा देते हैं ना, तब समझ में आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature, the amount of heat required to raise the temperature of 1 ग्राम लिख लेते हैं सिंपल के लिए। हाँ, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब वाटर ही नहीं हो सकता, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, SUBSTANC, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड
इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अब समझ में आया तुम लोगों को कि अगर हमें कितना, तो 1 ग्राम लिख लो, या मतलब कि हमको जैसे कि यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हीट जो होता है, जो भी किसी बॉडी का हीट जो होता है, हीट को डेल्टा क्यू से दिखा देते हैं, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होंगे, मास के, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, टेम्परेचर डिफरेंस के। बात सही है कि नहीं है, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, मास के। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है क्या, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम एस डेल्टा टी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एस क्या है, एस इज द डेल्टा क्यू बटा में m into delta t is called S, and this is called the specific heat capacity. समझ में आया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ में आया तुम लोगों को, जल्दी जल्दी लिखो। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, मास पे कि नहीं करता है, पहले लिख लो फिर बताते हैं। हो गया ये, चलो आ जाओ, ऊपर देख लेना अपना जिसका छूट गया है, ठीक है। पहली बात है यूनिट की बात करते हैं, तो ऊपर क्या है, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू को क्या बोलेंगे, जूल, डेल्टा क्यू को क्या बोलेंगे, जूल, तो जूल, अच्छा पर केजी, मास को केजी में अगर मेजर करोगे तो पर केजी, और नीचे ही टेम्परेचर है तो क्या करोगे, पर केल्विन भी लिखोगे नीचे ही। अरे सही है कि नहीं है, लिखो ना, या क्या लिख सकते हो, जूल पर केजी। अच्छा, केल्विन में नहीं मेजर करना चाहते हो तो डिग्री में भी कर सकते हो ना, सही बात है कि नहीं है। अच्छा, अगर ऐसे भी लिख सकते हो, कैलोरी पर ग्राम, और क्या लिख सकते हो, पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। ये सब इसका क्या है, यूनिट है। समझ में आया तो बोलो यस, नहीं समझ में आया तब बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी लिखो। हो गया ना, कोई डाउट है यहाँ तक में? अगर बोलेगा 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वेलेंट टू कितने जूल होंगे, तो क्या लिखोगे, 1 कैलोरी, समझना 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू, अगर जूल में लिखना होगा तो 1 कैलोरी को कितना लिखोगे, बोलो 4.2। अरे 1 कैलोरी बराबर 4.2 होता है, और नीचे क्या है, मास है, मास को, अच्छा कैलोरी, जूल जो होता है कौन सा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, तो इसका मतलब नीचे मास है, तो मास को भी हमको ग्राम में है, तो इसको केजी में बदलना है, तो क्या करेंगे, से डिवाइड करेंगे ना, तो यानी कि ये बदल जाएगा केजी में, अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो। बात समझ में आया कि नहीं। और डिग्री सेल्सियस को तो ऐसे ही छोड़ दो या केल्विन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बोलो ये नीचे से ऊपर गया तो क्या लिखेंगे, 4200, बोलो ना, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सही बात है कि नहीं, जल्दी जल्दी लिखो, बदलने समझ में आया ना तुम लोग को। तो 1 कैलोरी पर ग्राम को केजी में कैसे बदलेंगे, मतलब कि ऐसा यूनिट में कैसे बदलेंगे, क्या ये सब बात समझ में आया क्या? अच्छा, किसी बंदे ने, पहले इतना लिख लो फटाफट, देखो धीरे 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 क्या होगा ना, अपना भी वीडियो भी सही बनने लगेगा, एवरीथिंग का। अभी थोड़ा सा क्या है ना कि चलो, किसी बंदे ने ऐसे लिखा 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब इसको बदलना है तो हमने बोला 1 किलो कैलोरी लिख दिया। अरे कौन है, बोलना तो उसको बना बना, किसका है फोन? अरे पागल हो गया है क्या रे, कौन है? दिमाग खराब हो गया उसका। केजी डिग्री सेल्सियस, 1 मिनट में हम ठीक कर देंगे, टेलर है तो क्या होगी, क्या सही बात है कि नहीं? ऐसा दिखा रहा है कि फोन उसी के पास है ना।
1 किलो कैलोरी। अच्छा किलो लिखे, नीचे भी किलो लिखे तो किलो किलो कैंसिल आउट। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, क्या चलेगा? क्या चलेगा ना? जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, ठीक है। अच्छा ये इसमें बोलो फेज चेंज हो रहा था क्या? m ग्राम मास को या 1 ग्राम मास का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो फेज चेंज नहीं ना हो रहा था, मतलब सेम ही फेज में होगा ना, तब स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो नोट लगा के लिखना, इफ फेज इज नॉट चेंज, इफ फेज इज कांस्टेंट, ऐसे लिख लो, इफ फेज इज कांस्टेंट, if phase is constant then we use a specific heat, concept। तो कहीं पे भी अगर फेज चेंज है तो डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखेंगे? सीधा ms डेल्टा टी। किसी को तकलीफ है क्या? किसी को तकलीफ है क्या? नहीं है ना? फटाफट लिख दो, आगे लिखो, इफ स्पेसिफिक हीट इज वेरिएबल। अगला है इफ स्पेसिफिक हीट इज, बोलो क्या है? बोलो वेरिएबल। वेरिएबल होगा तो क्या होगा बता सकता है कोई? नहीं रे, वेरिएबल होगा तो क्या होगा? कोई बोल सकता है क्या? कौन बता सकता है क्या? तो देखो, तो इसी को डी क्यू में बदल देंगे, इंटीग्रेशन बराबर एम एस और डी टी लिख देंगे, और यहाँ इंटीग्रेशन। मास तो वेरिएबल, मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब एस इंटू डेल्टा टी लिख देंगे। बात समझ में आया क्या? आ गया ना? अच्छा डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्यू, तो क्यू बराबर क्या लिखोगे? एम इंटीग्रेशन ऑफ एस डी टी। सही बात है ना? अरे बोलो ना, सही बात है कि नहीं है? अगला लिखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसको एस से डिनोट करते हैं, और वाटर का स्पेसिफिक हीट जो होता है ना वो कितना होता है पता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? वाटर का होता है, ठीक है। किसी ने बोला स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम निकालने के लिए, स्टीम मतलब जानते हो ना, जब बॉयल करता है तो 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सही बात है कि नहीं है? अच्छा किसी ने बोला कि आइस का, तो आइस का भी क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना? तो स्पेसिफिक हीट आइस का और स्टीम का कितना होता है? 1/2, और वाटर का कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आया क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे इस टॉपिक को, लेकिन इस टॉपिक के अंदर में पूरे हाई लेवल तक जाएंगे, और एक क्वेश्चन हर साल 1 या 2 क्वेश्चन एनडीए में आते हैं, ठीक है ना? ये छोटे से टॉपिक से एनडीए के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम, सीईटी के एग्जाम में, बट जेई के एग्जाम में थोड़ा सा और अपर लेवल से आते हैं, जब हम लैटेंट हीट पढ़ लेंगे, मतलब कि जब फेज भी डिफरेंट हो, मतलब कि अगर आइस से वाटर में बदल रहे हैं तो उस समय क्या लगता है, तब उस दोनों को मिक्स करके जेई में क्वेश्चन या अच्छा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा। बात समझ में आया क्या? तो पहले ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बढ़े, देखो क्वेश्चन, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू, क्वेश्चन है लिखो, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर, increase the temperature of 1 kg water by 20 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे? क्या फार्मूला लगाएंगे? बोलो डेल्टा क्यू बराबर क्या लगाएंगे? बोलो ना, एम एस डेल्टा टी। अच्छा कुछ नहीं दिया हुआ तो इनिशियल टेम्परेचर कितना मान के चलोगे? 0। बात समझ में आया कि नहीं आया? मास कितना केजी है? बोलो, तो 1 यहाँ रख देंगे, ठीक है ना? सही है क्या?
अरे सही है क्या? अच्छा, स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना होता है? अभी लिखवाया था 1 होता है। अच्छा, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना चाहिए? 20, और इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा? 0। तो यहाँ से 20, अच्छा किलो कैलोरी में आएगा, क्यों आएगा समझ में आया क्या? केजी में था। हाँ केजी में था, इसलिए इसका आंसर किलो कैलोरी में होगा। बात समझ में आ गया क्या? अरे आ गया क्या? बात समझ में आया क्या? अच्छा सोचो, ये तो हो गया ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो अब सोचना है कि किसी वाटर को या किसी चीज को, क्यों हंस क्यों रहा है? मजाक है, क्या दिक्कत है? बोलो, नहीं आया समझ में तो बताओ। है, बोलो भाई, हंस कह रहा है, क्यों हंस रहा है? वाह, क्या हो गया? नहीं पढ़ने का मन ही नहीं है क्या? सही बात है ना? गिरा तोड़ दो ना, अच्छा लगेगा मेरे को तो, पूरा फोड़ फाड़ दो एकदम। क्या रे, सही लगेगा कि नहीं लगेगा? तब घर पे जाओ, तुम्हें फोड़ फाड़ देंगे घर वाले। तब मेरे को एकदम सुकून मिलेगा। मुझे परेशान कर रहे हो तो तुम्हें भी परेशान होना चाहिए ना, क्या? सही बात है ना? तो अब चलो इधर, अब सुनो मेरी बातों को। अगर कोई चीज़ बॉयल हो रहा है या कोई चीज़ फ्रीज हो रहा है, तो उस समय टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट। 100 डिग्री के बाद में तो बॉयल होना चालू हो जाएगा, तो उसी समय क्या करोगे? टेम्परेचर को। तो ऐसा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सुनना मेरी बात। अरे यार चल क्यों नहीं रहे? क्या हो गया इनको? हैंग। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, अरे जादू टोना कर दिया गया तुम लोगों ने मेरे। अरे रुक जाना यार, बकवास क्यों कर रहा है? मरने का इच्छा है इसको, तो हम क्या करें? क्या जिंदा, ऐसे भी ज़्यादा दिन का 12 घंटे 13 घंटे का जिंदगी है इनका, उसके बाद तो मर ही जाते हैं। तब ये मर जाए तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि बोर्ड पे मरा है। सही बात है कि नहीं है? आ जाओ इधर। तो क्या बोला मैंने कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, समझना मेरी बातों को, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा टी किसके बराबर है? टी, डेल्टा टी किसके बराबर है? 0, क्योंकि फाइनल बराबर इनिशियल। अरे बात समझ में आया क्या? अच्छा, डेल्टा टी 0 है तो एस बराबर क्या लिखते हैं बताना तो? डेल्टा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी, यानी कि एस कितना हो जाएगा बोलो? इन्फिनिटी। अरे सोचोगे क्या? यहाँ पे डेल्टा टी की जगह पे 0 रख दोगे तो समथिंग बाई 0 क्या होगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और हीट सप्लाई कर ही रहे बार बार, तो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो लिखो इसको, लिखो, फिर इसके बारे में लिखवाते हैं। पहले इसको पॉइंट को बना लेना, फर्स्ट पॉइंट है ये, और फिर लिखना इसके अंदर में। लिख लिया? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई तकलीफ? ठीक है, तो लिखो स्पेसिफिक हीट, लिखो स्पेसिफिक हीट, पॉइंट बना करके, स्पेसिफिक हीट पॉइंट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, स्पेसिफिक heat of a substance या substance, जो तुम लोग बोलते हैं substance बोल लो, of a substance when, of a substance when it melts and, कहाँ पे बोलो? boil, melt and boil, melt and boils, then कितना होता है बोलो? कितना होता है? इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट। ऐसे बना देते हैं ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट मेल्ट और बॉयल, देन कितना हो जाएगा? थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना।
मतलब कि थोड़ा सा वर्डिंग देख लेना, ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो बुरा नहीं मानने का किसी को, ठीक है ना, पहले बता दे रहा हूँ। सही है क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक हीट जो होता है मेल्टिंग टाइम पे और बॉइलिंग टाइम पे क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। बात समझ में आया क्या? अगला लिखो, व्हेन टेम्परेचर इज changes when temperature is changes but heat is not transfer then specific heat is zero. Heat is not transfer then specific heat is zero. मतलब क्या हुआ समझो कि टेम्परेचर हम बॉडी का क्या कर रहे हैं, लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हम हीट दे ही नहीं रहे, हीट को किसी तरीके से क्या कर लिए हैं, रोक लिए हैं। बताते हैं कहाँ पे इसका यूज होगा। मतलब कि हमने टेम्परेचर बढ़ा रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेम्परेचर को इंक्रीज करे जा रहे हैं और हीट को ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो देखो S बराबर डेल्टा क्यू बाई में, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलो ना रे, m इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ा है ये 0, तो S कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। S क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसका कोई एग्जाम्पल किसी को याद है? थर्मस जानते हैं? थर्मस, ये जो आप लोगों का जो बोतल होता है जिसके अंदर में एक टेम्परेचर डाल देते हैं, उसके बाद में उसके मतलब कि टेम्परेचर बाहर का कितना भी बढ़ते चला जाए, क्या भीतर वाला कुछ देर तक कांस्टेंट हीट में रहता है? अगर ठंडा कर दिया तो ठंडा में रहे, गर्म कर दिया तो गर्म में रहे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे थर्मस, THERMOS, थर्मस फ्लास्क, FLASK, ताकि तुमको याद रहे कि इसका कहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। आगे बात करें, लिखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, मतलब कि वाटर का स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है 1.008 से स्टार्ट करते हैं, घटते घटते लगभग टेम्परेचर जो होता है, समझना, लगभग टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास में होता है, तो स्पेसिफिक हीट इसका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग 14 डिग्री 14.5 से 15 डिग्री 15.5 तक ले रहे थे, क्योंकि वहीं पे 1 होता है, फिर उसे नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? 100 डिग्री टेम्परेचर तक भी चल जाते हैं, तब भी कितना परसेंट का, ज़्यादा से ज़्यादा 1% का चेंज होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो समझ में आया तुम लोग को? ये किसके किसके वर्सेस ग्राफ था पता है तुम लोग को? स्पेसिफिक, बोलो रे कहाँ पे दिक्कत है, वो बच्चा को दिक्कत है जीके वाले का। स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर, नहीं आया समझ में? कि स्पेसिफिक हीट जब वाटर के देखा गया तो जब 0 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा तो 1.008 के आसपास में था। टेम्परेचर बढ़ाते गए, जब 14.5 से लेकर के 15.5 के बीच में आसपास में जब आया तो इसका कितना आ गया, 1 के आसपास में आ गया। अब फिर थोड़ा सा घटा और फिर क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ठीक है, देखो ना, ज़्यादा बढ़ के भी कितना जाएगा, 1.008 तक ही तो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? जल्दी से लिखो, फटाफट लिखते चलो, सही है कि नहीं है? तो हमने बोला था ना कि आगे चल करके हम इसका देंगे। लिखो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कैपेसिटी।
रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कैपेसिटी याद करो, अभी H बराबर क्या थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, Q बाई में डेल्टा T, याद है क्या? अच्छा, Q की वैल्यू क्या आया था स्पेसिफिक हीट के अंदर में, बोलो MS डेल्टा T। अब बटा में क्या लिखेंगे, डेल्टा T, कैंसिल कैंसिल हो गया क्या, तो बोलो थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट का रिलेशन दिखा तुम लोगों को? अरे थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट का रिलेशन दिखा मास के अंदर में, मास भी है उसके अंदर में। बात लिख लिया तो बताना, लिख लिया तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी और करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है और थोड़ा सा टाइमिंग का अपना थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जा रहा है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा टाइमिंग लेट हो जा रहा है। सुनिए इधर, हमने बोला डेल्टा Q बराबर, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, MS। अच्छा, डेल्टा T को T फाइनल माइनस T इनिशियल भी लिखेंगे। अच्छा, किसी किसी किताब में थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा को भी थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल लिखते हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी से लिखो, अगर एक किसी का निकाले डेल्टा Q और बोले डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T और इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, कैलकुलेट करते समय इसकी वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, तब बोलेंगे टेम्परेचर क्या हुआ होगा उस बॉडी का, इंक्रीज हुआ होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर किसी बंदे ने कैलकुलेट किया डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T और इसकी वैल्यू आ गया नेगेटिव, तो बोलो टेम्परेचर रेड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ है? बात समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी लिखने का, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना, जल्दी जल्दी करो, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करेंगे, कोई डाउट है? लिख लिया यहाँ तक? अच्छा बोलो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक हीट बढ़ेगा या घटेगा? अगर हमको कोई मटेरियल का लो स्पेसिफिक हीट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? देखो, जैसे कि मैंने बोला, समझने के लिए है। अरे क्या बजाते रहते हो तुम लोग यार, तो लोग थप्पड़ मार देंगे, बोल दो मना कर देंगे, फिर कल से आने नहीं देंगे इधर, ठीक है। तो हमने बोला S बराबर क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन में M डेल्टा T। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर हमने S को, हमको Q को कांस्टेंट रखना है और M को भी कांस्टेंट रखना है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो S क्या होगा, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, लो स्पेसिफिक हीट होता है। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लिखो ना, हाई टेम्परेचर लो स्पेसिफिक हीट, या ऐसे बोलेंगे डेल्टा T इंक्रीज तो लो, लोअर स्पेसिफिक बोल दे या लो बोल दे, लो बोल देते हैं, लो स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, हमें अगर हाई स्पेसिफिक हीट चाहिए तो डेल्टा Q बटे में क्या लिखेंगे, M इंटू डेल्टा T, और टेम्परेचर को डेल्टा T को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो S क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसका मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाई स्पेसिफिक हीट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वेरी गुड, जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया क्या? फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलो लिखो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड वाटर इक्विवेलेंट, H2O इक्विवेलेंट।
इक्वेलेंट, H2O इक्वेलेंट, ठीक है ना, वाटर इक्वेलेंट। जल्दी से देखो, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड वाटर इक्वेलेंट। सपोज कर लो, हम पहले समझा देते हैं, बाद में हम लोग क्या करेंगे इसको समझेंगे। मतलब क्या हुआ कि एक मटेरियल है, मान लो एक मटेरियल है, सपोज कर लो कि ये हमारे पास में क्या है, एक मटेरियल है। इस मटेरियल का नाम दे दिया हमने Mb। अच्छा, हर मटेरियल का अपना अपना स्पेसिफिक हीट होगा, तब मान लेते हैं इसका है स्पेसिफिक हीट कितना है, Sb। अच्छा, इसका हम लोगों ने इसके पास में जो हीट दिया गया है Q क्वांटिटी का, ठीक है ना, और टेम्परेचर जो राइज हुआ है वो हुआ है डेल्टा T मान लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अब इतना ही हम लोग ने इधर एक बाल्टी लिया और इसके अंदर में हमने कुछ पानी ले लिया। कितना पानी ले लिया, तो कुछ वाटर ले लिया। मान लेते हैं कितना वाटर ले लिया है, तो Mw वाटर ले लिया है, ठीक है ना। अच्छा, वाटर का स्पेसिफिक हीट Sw से डिनोट किया। अब हमने क्या बोला कि जितना हीट या जितना टेम्परेचर, मतलब इक्वल टेम्परेचर पे जितना हीट इस बॉडी के अंदर में इंट्रोड्यूस हुआ है, उतना ही हीट इसके अंदर में भी इंट्रोड्यूस होगा, तो उसी को वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे ना। इसका मतलब इसमें भी कितना होना चाहिए, बोलो ना। टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सोचो, इसके पास में हीट जो होगा उसको क्या लिखोगे, Mb Sb डेल्टा T लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे नींद आने लगा क्या? अच्छा, इसका बोलो जल्दी से, डेल्टा Q क्या लिखोगे, Mw क्या कि इसका मास, ठीक है ना, Sw इंटू में डेल्टा T। दोनों का हीट अगर बराबर हो गया तभी तो बोलेंगे इसको क्या चीज है, बोलो ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सबस्टेंस इज इक्वल टू वाटर इक्विवेलेंट। किसी भी सबस्टेंट का मतलब कि जब दोनों का हीट सेम अमाउंट ऑफ हीट जो सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे अगर प्रोड्यूस होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं ना। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिख ले, पहले समझा देते हैं, फिर बाद में हम इसका डेफिनेशन भी लिखवा देंगे। तो बोलो Mb Sb डेल्टा T क्या इक्वल टू कर दे Mw Sw डेल्टा T। कट्टिस खेल जाओगे क्या? तो बोलो Mb Sb बटा में Sw बराबर वाटर का मास निकल जाएगा कि नहीं? अच्छा, Sw वाटर का कितना होता है, आज ही तो बताए थे, 1 कैलोरी पर ग्राम। अरे लिखना नहीं, डेफिनेशन चल लिख लिया, तब डेफिनेशन बाद में लिख लेना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Mb Sb बराबर वाटर का मास। कितना मास की जरूरत है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे इसी को हमने नीचे वाला को 1 कर दिया ना, तो नीचे चला 1 हो जाएगा, तो क्या इसी के बराबर हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया क्या? अरे इतना तो इंटेलिजेंट होगा, अरे इतना तो समझ में आता होगा ना कि पूरा दिमागे जंग लगा हुआ है। चल फिर लिख लो पहले पॉइंट, इट इज द, पहले लिख लो इट इज द, पहले डेफिनेशन लिख लो ना, फिर ये लिख लेना, इट इज द अमाउंट ऑफ, अच्छा अमाउंट ऑफ या अमाउंट ऑफ, जो बोलना आप लोगों को, ठीक है ना। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच required the same amount of heat, same amount of heat for the same temperature, rise as that of substance, ब्रैकेट में बॉडी लिख लेना, ठीक है। हम लोग बी से डिनोट किए थे ना यहाँ पे, ठीक है। अब बना लो, ये समझ में आया ना? क्या समझ में आया कि जितना हीट जो होगा राइज होगा वाटर के उस मास में, अगर उतना ही दूसरे बॉडी में भी अगर उतना ही हीट प्रोड्यूस हुआ सेम टेम्परेचर पे, तब उसको वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। नहीं आया समझ में क्या? जल्दी लिखो।
देखो सब चीज हम तुमको ना एकदम A to Z जो है, जो भी पढ़ाते समझाते वो एवरीथिंग को राइट करने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। जल्दी जल्दी करो, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है ना। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री खत्म करेंगे उसके बाद। अभी कितना देर हो गया, कितना टाइम हो गया अपना पढ़ाते हुए? 1 घंटा हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे और क्या। ऐसे शुरू में तो वीडियो भी खराब हो जाता है थोड़ा थोड़ा अपना, क्या। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी हम लोग, ये सब लर्निंग पीरियड चल रहा है वीडियो बनाने का। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लास में ऐसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्या उधर धर 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 पढ़ा दो। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा बस दिक्कतें आती, थोड़ी सी, जस्ट थोड़ा सा। तो उसकी भी प्रैक्टिस अगर हो जाएगा 15-20 दिन की, फिर तो अपना भी एकदम नॉर्मल चलने लगेगा, फिर पता ही नहीं चलेगा कि ऑनलाइन चल रहा है या ऑफलाइन चल रहा है। चले आगे बात करें इसके अंदर में। हो गया, समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा सा 2 क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेवल का, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, देयर आर अच्छा पीछे बचा हुआ है क्या? जल्दी लिखो फिर। ठीक है, 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ज़्यादा तकलीफें तो नहीं हो रही है? अभी हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कंसेप्ट पढ़ा करके तब छोड़ेंगे, ताकि कल हम आते ही थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करो। ठीक है, तो कल आते ही इन पे खाली क्वेश्चन चलेगा और ये टॉपिक ख़त्म। कैलोरीमेट्री तब ख़त्म हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाएंगे परसों से। इस महीने में तो नहीं ख़त्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, बट अगले महीने के हाफ तक में ख़त्म कर देंगे थर्मोडायनेमिक्स, आराम से ख़त्म करेंगे ना। बट इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन तुम्हारा CET में भी आएंगे, इससे क्वेश्चन भरपूर तुम्हारा JEE में भी आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स्ट्रा टाइम पढ़ रहे हो तो इन दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है। और इससे, इस वाले टॉपिक से NDA में 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन जाके देखना, धर 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 होते हैं। वो डेंसिटी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आएंगे बाद में। तो अभी से भाई सारा चीज़ें पढ़ोगे तभी कुछ बनने वाला है। तुम सोचोगे कि हमारे वाले एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाला, हमारे वाले एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाला, तो भूल जाओ, कुछ भी कहीं भी आ सकता है। सबका सिलेबस जो रिटेन में है ना वो सेम ही है, वो लेवल अप डाउन कभी भी कर सकते हैं वो। सही बात है कि नहीं? लिखो क्वेश्चन, देयर आर 2 स्फीयर, there are 2 sphere, there are two sphere। लिखो, there are 2 sphere whose, लिखो ना, देखो, there are 2 sphere whose 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 density are 4:5, whose densities are 4:5 and radius is 1:2 and radius is 1:2. They have equal heat capacities. They have equal heat capacities. What is the ratio of their specific heat? What is the ratio of their specific heat? What is the ratio of specific heat? सोचो क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया है, क्या इक्वल है दोनों का? क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या इक्वल है दोनों का? हीट कैपेसिटी, मतलब हम बोलेंगे एक मटेरियल का H1 तो दूसरे मटेरियल का H2 बराबर है। अच्छा, H1 को क्या लिखेंगे? M1S1, तो इसको क्या लिखेंगे? M2S2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब उसने क्या बोला है हमको? S1 बटा में S2 निकालो, तो क्या लिख देंगे? M2 बटा में M1 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर उसमें मास का तो जिक्र ही नहीं किया है।
यहाँ तो मास का रेशो आ रहा है, तो हमने पढ़ा था ना डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, पढ़ा था क्या? इसका मतलब रो इंटू वी बराबर मास लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो 1 इंटू में V1 बटा में रो 2 इंटू में V2 लिखेंगे क्या? अरे कन्वर्ट कर दिए ना, फटाफट लिखते भी चलो ना, ठीक है ना? लिख दिए क्या? अब बोलना रो 1, अरे ऊपर M2 V2 गलती लिखा गया, उल्टा लिखा गया, रो 2 V2 अपॉन में क्या होगा, रो 1 V1 होगा ना बच्चा? अरे समझ में आया कि नहीं? रो 2 बटा में रो 1 को तो छोड़ देंगे ऐसे ही, समझ में आया क्या? अरे आया क्या? अच्छा, वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई, तो R2 का क्यूब बटा में क्या लिखेंगे नीचे, 4/3 पाई R1 का क्यूब। 4/3 भी कट जाएगा क्या? कट जाएगा ना? तो बोलो क्या आएगा, तो रो 2 बटा में रो 1, और इधर क्या हो जाएगा, R2 बटा में R1 का क्यूब हो जाएगा। रो 2 बटा में रो 1, बोलो कितना दिया हुआ है, कितना दिया था डेंसिटी, 4:1 था, रो 1 बटा रो 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4, और इधर बोलो रेडियस कितना था, 1:2, लेकिन यहाँ R2 बटा R1 है, तो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा 5/4 इंटू में R, यानी कि कितना आ गया, 10:1, नीचे कुछ नहीं आया तो 1। समझ में आया क्या? अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग थोड़ा सा यूज हुआ तुम्हारा, थोड़ा सा यूज हुआ होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में आ रहा था M2 बटा M1, लेकिन M2 बटा M1 था ही नहीं ना। अच्छा, इसका मतलब हम कह सकते हैं, सुनो तो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो होता है ना, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब साइज पे डिपेंड कर रहा है, और रो मतलब डेंसिटी मतलब मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो हमने नहीं लिखवाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बताएंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू, लिखो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 3T², 3T², mass of object is 10 gram, mass of object is 10 gram, 10 gram, temperature is in degree Celsius, in degree Celsius, what is, लिखो what is heat required, what is heat required from 2 degree to 4 degree, from 2 degree to 4 degree, from 2 degree to 4 degree। कैसे करोगे बोलो, कौन सा फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट इज वेरिएबल, जब मैंने बोला था कि स्पेसिफिक हीट वेरिएबल होता है तो dq इज इक्वल टू ms dt वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सही बात है कि नहीं है? तो ये 0 से q हो जाएगा, और ये 2 डिग्री से कितना डिग्री तक गया है, 5 डिग्री, 4 डिग्री तक है, 2 डिग्री से कितना तक है ये, 4 डिग्री तक, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 डिग्री टू 4 डिग्री। अच्छा, मास कितना है, 10 ग्राम, तो ग्राम में छोड़ देते हैं, एस की वैल्यू कितना दे रखा है, बोलो जल्दी से, 3T², और इधर लिखे हम लोगों ने dt। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इधर से तो 30 हो गया, और ये 2 से 5 4 जाना है, और t का स्क्वायर मतलब t का क्यूब बाई में 3, डिफरेंस इंटीग्रेशन आता है ना तुम लोगों को रे, अरे t का क्यूब बटा में 3, स्क्वायर है तो एक बढ़ कर करके नीचे लिखा जाता है। तो बोलो यहाँ पे 2 से लेकर कर करके 4 तक, सही बात है ना? जल्दी सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आया।
अच्छा ये 30 से ये 3 से इसको काट दो तो ये 10 हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना और तुम लोग के लिए। तो बोलो कितना आ जाएगा, 10 तो इधर हो गया और 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, 10 इंटू में 16 64 माइनस में 8 कितना आया 560 ना। वेरी गुड, एकदम 560 इज द राइट आंसर। बात समझ में आया क्या? अरे आया क्या? अरे आया क्या? जल्दी लिखो, फटाफट लिखते चलो। देखो अपने को पढ़ना है, एकदम याद रखिए, सबको बोल रहे हैं, कान खोल करके सुन लीजिए कि अगर आप नहीं पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई देखना भी नहीं चाहेगा आपको, और हमारे जैसे लोग तो जल्दी से नहीं देखेंगे, ये गारंटी है। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि अगर आप पढ़ना नहीं चाहेंगे तो 1 या 2 बार बोलेंगे, तीसरा बार बोलते नहीं है, सीधा क्लास से बाहर निकल जाओ। हाँ सही बता रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो, कहे कि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। बहुतों का देखते हैं एकदम धीरे धीरे लिख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लिख लो, अब बोल दिए तो लिख ही नहीं रहे हो भाई। घर पे जा करके कुछ कर रहे हो, घर पे जा करके कल बोला था याद वाद करने के लिए, भाई दिमागवा को रख के क्या करोगे हैं? दिमाग को रख कर करके अचार डालोगे थोड़ा ही उसको, अब बाद में उसको चखोगे थोड़ा थोड़ा। क्या सही बात है कि नहीं है? यस सर, देख रहे हैं दिमाग बरसक ना डोल डाल हो गया है, पूरा खोखला हो गया दिमाग में पूरा एकदम। इधर तो दिमाग है नहीं है, कोई ले गया। सही बात है कि नहीं है? कहाँ ले गया? कौन ले गया दिमाग तेरा? कौआ हुआ तो नहीं ले गया? कहो इनको चिड़िया उड़े तो खेलेंगे अच्छा से, चिड़िया उड़े, लेकिन उसी में कहेंगे दिमागवा उड़ गया तो ये उसमें भी उड़ा देंगे ये। सही बात है कि नहीं है? खतरनाक है लोग। ये कहता कि ये ले गया है, किसको दे आए हो? गांव में तो कोई पसंद नहीं आ गया जो उसको छोड़ दियो कि लो तुम दिमाग के साथ खेलो। अरे आ जाओ, लिखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हैशटैग डाल दो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आई विल डिस्कस एवरीथिंग, देन क्या होगा, जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, आगे की बातें करेंगे, छोड़ देंगे आज, मतलब इसका डेफिनेशन पर आके छोड़ देंगे, और कल हम लोग इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन एकदम धार 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 टक 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 मारे, ठीक है ना? और फिर लैटेंट हिट पे आ जाएंगे। सुनो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है कि मान लो कि एक बॉडी का टेम्परेचर कितना है, एक बॉडी का टेम्परेचर T1 है और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, T2 है। और दोनों बॉडी, जैसे कि हमारे पास में सपोज कर लो कि वाटर 40 डिग्री टेम्परेचर पे था और दूसरा वाटर 80 डिग्री टेम्परेचर पे था, दोनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया, तो क्या ओवरऑल टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा कुछ? 80 डिग्री वाला क्या करेगा, अपना लॉस करेगा टेम्परेचर, और 40 डिग्री वाला अपना टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ाएगा। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। नहीं समझ में आया? जैसे कि मैंने बोला, समझना, एक सब्सटेंस यहाँ पे था जो था M1 कॉमा S1 और कॉमा T1 टेम्परेचर था, और दूसरा जो था हमारे पास में वो क्या था, M2 कॉमा S2 कॉमा T2 टेम्परेचर पे था। दो सब्सटेंस था हमारे पास में। अब दोनों को हमने क्या किया, एक मिक्स कर दिया, मान लो यहाँ पे। अब बोलो, जैसे ही मिक्स कर दिया तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, मान लेते हैं T। अरे मान लेते हैं T। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि फर्स्ट ने हीट लॉस किया होगा तो दूसरे ने हीट क्या किया होगा, गेन। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। गेट लॉस नहीं कह रहे हैं, हीट लॉस बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो हीट लॉस जो करेगा कोई बॉडी और दूसरा बॉडी हीट गेन करेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि टेम्परेचर जो है सराउंडिंग में उसका हीट नहीं हो जाना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब आइसोथर्मल बॉडी होना चाहिए, मतलब बाहर हीट बर्बाद ना हो, तभी जा कर करके होगा। बात नहीं समझ में आया क्या?
नहीं आया क्या? अगर मैं बोलूं कि T1 जो है, T1 इज लेस देन बोलूं या ग्रेटर बोल दूं, जल्दी से बताओ, जैसे तुम्हारी ग्रेटर करना चाहते हो तो T1 इज ग्रेटर देन T2, इसका मतलब कौन हीट लॉस करेगा, जल्दी बताओ? T1 वाला सब्सटेंस। इसका मतलब इसका हीट बोलो, इसके लिए हीट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कोई बता सकता है क्या? सर इसके लिए लिखेंगे तो डेल्टा Q1, क्या लिखेंगे बोलो ना सर? M1 S1। अच्छा T1 माइनस T तक जाएगा ये सर? अरे फाइनल टेम्परेचर तो T कर दिया ना हमने। अच्छा ये सर क्या होगा? तो सर डेल्टा Q2 जो होगा वो होगा M2S2 T माइनस T2। T2 नहीं, इसका टेम्परेचर कम है लेकिन यहाँ ज्यादा है ना? नहीं, दोनों अगर इक्वल कर दे तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। नहीं आया समझ में? तो क्या लिखेंगे? M1 S1 T1 माइनस T इज इक्वल टू M2 S2 T माइनस T2। नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया तो बोलो, आया तब भी बोलो। अच्छा सुनो मेरी बात, ये तो समझ में आ गया। रुको ना रे, रुको ना रे, लिखना एकदम एकदम छाप लो, पूरा एकदम छाप। समझ में आया ना? अब तुमको लगेगा कि अच्छा किसी किसी क्वेश्चन में तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन हीट लॉस कर रहा है, कौन हीट गेन कर रहा है। और किसी किसी क्वेश्चन में तो गेम हो जाएगा ना तुम्हारे साथ, क्या कि होना ही है। एक अभी तो 2 ही लिए हैं, 3-4 चीजों को मिलाना चालू कर दिया, तब तो आपका डैश हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उस टाइम में हम टेम्परेचर क्या मान लेंगे? T, कि ये जो है सबको मिलाने के बाद में टेम्परेचर जो बना होगा उसका क्या नाम होगा? T। तो क्या लिखेंगे समझना? M1 S1 T माइनस T1। समझ में आया क्या? फर्स्ट का लिख देंगे, फिर किसका लिखेंगे? दूसरे वाला का M2 S2 T माइनस क्या लिखे? अरे भैया जी आग नहीं तो मर देंगे। T माइनस T2 अब प्लस बहुत सारे होंगे, अरे कोई बात नहीं बाद में कर देंगे। M3 तीसरा सब्सटेंस ले लिए तो T माइनस T3। और सबको जोड़ कर करके डैश कहाँ तक चलेंगे बोलो? Mn Sn T माइनस Tn। और सबको जोड़ करके क्या कह देंगे? 0 के बराबर। नहीं समझ में आया? आया क्या? तो कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इसमें क्या हुआ था? हीट बोलो ना, क्या किया था इसने? लॉस। और इधर क्या हुआ था? हीट गेन। लेकिन यहाँ वाले में ये तो हो गया, लेकिन यहाँ वाले में क्या किया हम लोगों ने? सबको एक कॉमन टेम्परेचर पर लेकर करके और क्या कर दिए? सबको उस टेम्परेचर से घटा दिए हैं। जो नेगेटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, जो पॉजिटिव में आएगा अपना कैंसिल आउट होकर करके आंसर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। समझ में आया क्या लास्ट वाले को? अरे समझ में आया? जल्दी से लिखो, फिर लिखो, पहले इसका प्रिंसिपल लिखो ना। हाँ लिखो ना, प्रिंसिपल लिखो रे, लिखो। इफ देयर इज नो हीट एक्सचेंजिंग, पहले लिख लो फिर बाद में इसको छाप लेना। इफ देयर इज नो हीट एक्सचेंजिंग, if there is no heat exchanging with surrounding then heat loss is equal to heat gain. Then heat loss is equal to heat gain. Then heat loss is equal to heat gain. Then heat loss is equal to heat gain। हो गया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लॉ ऑफ मिक्सचर। पहले लिख लो उसके बाद में लिखना पूरा। लॉ ऑफ मिक्सचर, लॉ ऑफ मिक्सचर LAW, अरे इसी का पार्ट है लॉ ऑफ मिक्सचर। लिखेंगे व्हेन टू सब्सटेंस, अच्छा 2 या ज़्यादा भी हो सकता है। तो when two substances at different temperatures are mixed together
then exchange of heat, then exchange of heat continuous, then exchange of heat, लिख ही नहीं पा रहे हैं ना, खतरनाक हो। when two substance, क्या लिखवाया तेरे देखना तो, when two substance at different temperatures are mixed, उसके बाद क्या लिखवाए थे, together, then exchange of heat continuous, exchange of heat continuous till their temperature becomes equal, till their temperature becomes equal। बात समझ में आया कि नहीं? कब तक हीट एक्सचेंज होते रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। बात समझ में आया क्या? छापिए भैया, जल्दी से छाप लीजिए, इसके बाद में कल होगा धमाकेदार वाला क्वेश्चन सब। छाप लीजिए, अच्छे से छापिए इधर।